भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दे दिया है। उन 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में पहली जनजाति जो है वो है बैगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है? ऑप्शन 3 होंगे, जो 3 जनजातियां पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, और एक अलग होगा, भील, गोंड, कोरकू, कुछ भी दे सकता है। तो पहली जो सबसे पिछड़ी जनजाति है वो है बैगा, दूसरी है भारिया और तीसरी है सहरिया। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, भारिया, सहरिया। याद कर लीजिए, बैगा, भारिया, सहरिया। इन तीनों में से यहां पर आज हम बात करेंगे बैगा जनजाति की। टॉपिक डाल लेंगे बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब। चलिए शुरू करते हैं। बैगा जनजाति, सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे। तो जो बैगा जनजाति है, मैंने स्टार्टिंग में ही जब जनजातियों का अलग अलग क्षेत्र विभाजित किया था, 3 क्षेत्र मैंने विभाजित किए थे, आपको अगर याद हो तो वहां पर मैंने बताया था बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के स्पेशली दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो बैगा जनजाति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पर? मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, दक्षिणी जिलों में। अब दक्षिणी जिलों में कौन कौन से जिले प्रमुखतः आपको पता होगा, जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल आदि। तो इन जिलों में, स्पेशली मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में पाई जाती है बैगा जनजाति। दक्षिणी जिलों में का मतलब है मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल इत्यादि। क्लियर हो गया? इसके बाद अगला पॉइंट आप नोट करेंगे बैगा जनजाति में कि केंद्र सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। केंद्र सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है कि ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। कौन कौन सी? बैगा, भारिया और सहरिया। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे कि बैगा जनजाति मुंडा या कोल वर्ग की आदिम जाति है। बैगा जनजाति मुंडा या कोल वर्ग की आदिम जनजाति है, जाति है। कोल वर्ग आपने पढ़ा है, इसके पहले जनजातियों में आपने कोल भी पढ़ा है, लेकिन आपने मुंडा नहीं पढ़ा। मुंडा आप वैसे ये इंडियन ज्योग्राफी में हम मुंडा पढ़ते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुंडा जनजाति पाई नहीं जाती। लेकिन ये मुंडा और कोल जनजातियों का क्या है? एक वर्ग की एक आदिम जाति है। वर्ग की क्या है? आदिम जाति है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बैगा समाज होता है, बैगा जनजाति का जो समाज होता है वो सभी जनजातियों की तरह ही पुरुष समाज होता है। बैगा समाज पुरुष समाज होता है। क्लियर हो गया? और पुरुष समाज होने के साथ साथ इनके परिवार में संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। इनके समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। जनरली आपने सभी जनजातियों में देखा है। देखिए, जनजातियों के अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अलग अलग है। कुछ चीजें जैसे उनका भौगोलिक वितरण, कोई जनजाति है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में पाई जा रही है, कोई पश्चिम में पाई जा रही है, कोई पूर्व में, कोई दक्षिण में, है ना। और ज्यादा इनमें जो चीजें हैं, जैसे पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक या फिर संयुक्त परिवार की प्रथा, तो ये सारी चीजें जो है लगभग सभी में सेम रहती है। चाहे वह खान पान की बात हो, चाहे वह पूजा पाठ की बात हो, लगभग चीजें सेम रहती हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि खम्ब स्वांग किस जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है? जरूर आंसर देना। खम्ब स्वांग किस जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है?
चलिए इसमें आप अगला पॉइंट लिखेंगे बैगा जनजाति में। जो बैगा जनजाति की पंचायत होती है, इनकी पंचायत में 5 पंच होते हैं। बैगा जनजाति का एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है और आपस में झगड़ों को सुलझाने के लिए और अन्य जो विभिन्न केस होते हैं उनको सुलझाने के लिए एक पंचायत होती है और इनकी पंचायत में 5 पंच होते हैं। 5 पंच होते हैं और इन 5 पंचों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मुकदम, दीवान, मुकदम, दीवान, समरथ, समरथ, थोड़ा नाम भी अजीब होते हैं, दवार, मुकदम, दीवान, समरथ, दवार, कोटवार। तो 5 पंचों के यहाँ पर नाम होते हैं। और एक बात और, पिछले लेक्चर में हम कोरकू जनजाति देख रहे थे और कोरकू जनजाति की हम उपजातियां मैंने बताई थी आपको कि कोरकू जनजाति की 4 उपजातियां होती हैं और उन 4 उपजातियों में मैंने आपको 3 उपजाति बताई थी और एक उपजाति रह गई थी। तो 4 उपजातियों के नाम मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ। कोरकू जनजाति की है रूमा, रूमा, बोवई, दुलारिया, ये 3 हो गई थी और एक जो लास्ट है वो है पठारिया। एक लास्ट है पठारिया। तो ये पठारिया वहां पे रह गई थी, तो आप नोट कर लेंगे, वहां पर मेंशन कर लेंगे जहां पर भी आपने लिखा होगा। चलिए बैगा जनजाति में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यह पेज खाते हैं, खाते या पीते हैं। इनका भोजन, मुख्य भोजन होता है पेज। स्पेशली ये लंच में पेज का इस्तेमाल करते हैं। दोपहर के खाने में ये पेज खाते हैं। पेज मैंने आपको बताया ही था क्या होता है, मोटे अनाजों को पीस करके घोल तैयार किया जाता है। मोटे अनाजों को, नमक को एक साथ मिला करके और एक घोल तैयार किया जाता है, उसे पेज कहते हैं, जो कि जनजातियों का एक प्रमुख भोजन होता है। तो ये पेज खाते हैं और इनमें ना बासी भोजन खाने की परंपरा है। बासी भोजन खाने की इनमें परंपरा है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनके प्रमुख नृत्य हैं, इनके बहुत ही प्रमुख नृत्य हैं, जिनमें से पहला है कर्मा। कर्मा तो है इंपॉर्टेंट, बट ये कई जनजातियों में आपने पढ़ा। और एक नृत्य है इनका सैला। सैला अक्सर पूछा जाता है कि सैला नृत्य किस जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो आपको वहां पर आंसर में बताना पड़ेगा बैगा जनजाति। तो एक पहला आपने देखा कर्मा, दूसरा है सैला और तीसरा है परधौन। तीसरा है परधौन। तो ये 3 जनजातियों के प्रसिद्ध नृत्य हैं, डांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे कि बैगा जनजाति के अंतर्गत वधु मूल्य का प्रचलन है। अभी तक आपने क्या देखा था, वधु मूल्य नहीं ली जाती थी, नहीं लिया जाता था, लेकिन बैगा जनजाति के अंतर्गत वधु मूल्य का भी प्रचलन है। वधु मूल्य का भी प्रचलन है। साथ ही साथ इनके यहाँ बाल विवाह नहीं होता। बैगा जनजाति के अंतर्गत बाल विवाह निषेध है। बाल विवाह की परंपरा इनके यहाँ नहीं है, लेकिन विधवा विवाह इनके यहाँ जरूर होता है। विधवा विवाह इनके यहाँ होता है। अगला पॉइंट नोट करेंगे, इनके यहाँ समगोत्रीय विवाह नहीं होते। समगोत्रीय विवाह जनरली किसी भी जनजाति में नहीं होते हैं। समगोत्रीय विवाह इनके यहाँ नहीं होते, या कह सकते हैं समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट नोट करेंगे, साल वृक्ष का नाम आपने सुना होगा, साल। तो जो साल वृक्ष है वो बैगा जनजाति का प्रमुख वृक्ष है या प्रिय वृक्ष है। लिख लीजिए, साल वृक्ष बैगा जनजाति का प्रिय वृक्ष है। साल वृक्ष बैगा जनजाति का एक
प्रिय वृक्ष है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि साल वृक्ष किसका प्रिय है या कौन है साल वृक्ष को बहुत मानते हैं, कौन सी जनजाति, तो वो है बैगा जनजाति। और ऐसा मानते हैं ये कि इसमें साल वृक्ष में इनके एक देव बूढ़ा देव निवास करते हैं, इसीलिए ये साल वृक्ष को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो क्या कहा जाता है कि साल वृक्ष में बूढ़ा देव निवास करते हैं और इस वजह से साल वृक्ष को मानते हैं, उसे पूजते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, एक ठाकुर देव होते हैं इनके अंतर्गत, ठाकुर देव को मानते हैं ये, और ऐसा मानते हैं कि जो ठाकुर देव हैं इनके, ये भूमि के देवता होते हैं। तो नोट कर लीजिए कि ठाकुर देव बैगा जनजाति के अंतर्गत ठाकुर देव भू देवता माने जाते हैं, भूमि के देवता माने जाते हैं, है ना। जनरली किसान जो इसके अंतर्गत जो कृषि करते हैं, जनजाति के अंतर्गत जो लोग कृषि करते हैं, जो जनजाति, तो वो लोग कृषि करने से पहले ठाकुर देव की पूजा एक बार जरूर करते हैं। तो ठाकुर देवता को भूमि का देवता माना जाता है। और एक देवता और मानते हैं दूल्हा देव, और ऐसा कहा जाता है इनके अंतर्गत जो दूल्हा देव है ये इन्हें रोगों से बचाते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। तो तीन देवता, एक हो गया बूढ़ा देव, एक ठाकुर देव और एक दूल्हा देव। बूढ़ा देव साल वृक्ष में निवास करते हैं, ठाकुर देव इनके भूमि के देवता माने जाते हैं और दूल्हा देव रोगों से इनकी रक्षा करते हैं। चलिए अगला पॉइंट, इनमें एक प्रथा पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें एक प्रथा पाई जाती है जिसका की नाम है पोंदा प्रथा, और शायद अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जानते हो। तो ये जो प्रथा है ये बैगा जनजाति के अंतर्गत पाई जाती है। ये प्रथा है क्या, इसमें जो बैगा जनजाति के अंतर्गत जो कृषक होते हैं, जो लोग किसान होते हैं, ये किसी और से बैल को उधार लेते हैं और फिर कृषि करते हैं। तो इस प्रथा को ये नाम दे देते हैं पोंदा प्रथा। क्लियर हो गया। तो बैल उधार लेकर पूछा जा सकता है, बैल उधार लेकर कृषि करने वाली प्रथा क्या कहलाती है, या फिर कहा जा सकता है कि बैल उधार लेकर कृषि करने वाली प्रथा किस जनजाति के अंतर्गत विकसित है, या फिर पूछा जा सकता है कि पोंदा प्रथा किस जनजाति की प्रमुख प्रथा है। आपको आंसर देना होगा बैगा जनजाति की। अब यहां पर कृषि की बात आई तो ये कैसी कृषि करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो बैगा जनजाति के लोग होते हैं ये जीवन यापन के लिए कृषि का भी कार्य करते हैं, कृषि मजदूरी भी करते हैं। ये जनरली सभी जनजातियों में आपने देखा था। तो जीवन यापन के लिए ये कृषि भी करते हैं और कृषि मजदूरी भी करते हैं। और जो जनजाति बैगा जनजाति के जो व्यक्ति कृषि करते हैं वो वेबर कृषि करते हैं, स्थानांतरित। क्योंकि जनरली मैंने आपको बताया था जनरली सभी जनजातियों में क्या होता है कि हल चलाना गलत मानते हैं। कहा जाता है कि हल चलाने से पृथ्वी माता के हम सीने में प्रहार कर रहे हैं। तो इस वजह से ये वेबर कृषि करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे, जो सरकार है मध्य प्रदेश की, काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इनके लिए एक विशेष क्षेत्र आवंटित कर दिया है कृषि करने के लिए। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा जनजातियों के लिए एक विशेष कृषि क्षेत्र आवंटित कर दिया है जिसे कहा जाता है बेगाचक। इनके ही नाम पर वह क्षेत्र आई थिंक पड़ा होगा। तो उस क्षेत्र का नाम है बेगाचक क्षेत्र। बेगाचक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है पूछा जा सकता है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा जनजाति को कृषि करने के लिए आवंटित किया है। तो उस क्षेत्र का नाम है बेगाचक क्षेत्र। और ये जो बेगाचक क्षेत्र है ये आता है डिंडोरी और मंडला जिलों में। दक्षिणी इलाकों में रहते हैं तो बेगाचक क्षेत्र भी वहां पर होगा। और शहडोल में भी कुछ क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, बट बेगाचक क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। और उसके बाद अगला पॉइंट है, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है बैगा जनजाति। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है बैगा जनजाति। गुदना तो जनरली जानते होंगे, है ना। तो बैगा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो कि पूरे बदन पर
गुदवाना पसंद करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि संसार की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बैगा जनजाति। एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर्स बहुत कम आते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों कम आते हैं, बट एक्सपेक्टेशन आपसे मेरी ज्यादा रहती है मुझे, और उस हिसाब से आंसर्स बहुत कम मिलते हैं, तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके लिए मेहनत करूं और आपको मैं सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करूं और आप एक आंसर नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है कि आप बस वीडियो को क्लिक करके और फिर बंद कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा भी वीडियो बनाने का यहाँ पर फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप बता दीजिए कि अगर आपको वीडियो नहीं अच्छे लगते, अगर आपको नहीं समझ में आते, तो फिर मैं बंद कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज आंसर जरूर दे दिया करें, ताकि मुझे पता चल पाए कि वाकई में आप पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन का एक आंसर दीजिएगा कि संसार की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? जैसे बैगा जनजाति संसार की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति है, उसी तरह से मैंने आपको एक और जनजाति बताई थी जो कि संसार की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति थी। तो इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। इस तरह से बैगा जनजाति हो जाती है कंप्लीट। मैंने बताया था केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों को दर्जा दिया है। बैगा, दूसरा था भारिया और तीसरा था सहरिया। बैगा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारिया की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे सहरिया जनजाति की। उसके बाद कुछ और एक आध जनजातियां बची हुई है, 2-4 जनजातियां और भी बची हुई है। वो करने के बाद फिर हम जो योजनाएं वगैरह जनजातियों के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आंसर जरूर दीजिएगा। जो कंफ्यूजन हो जरूर पूछ लीजिएगा। किसी भी चीज को बार बार कहते हो, किसी भी चीज को पर्सनली मत लीजिएगा। जो चीजें अभी तक चली आ रही हैं, अब भले ही चेंजेस हो गए हो, लेकिन जो चीजें अभी तक चली आ रही, जो चीजें हम पढ़ते हैं, जो चीजें आयोग मानता है, जो चीजें व्यापक मानेगा सही, हम वही चीजें पढ़ेंगे। हम अलग से कुछ भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए किसी भी चीज को व्यक्तिगत मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट ऐसे आते हैं जो पता नहीं क्यों बुरा मान जाते हैं। अब है तो है, अब इस चीज को भी हम बदल नहीं सकते। जो चीजें अभी मेंशन है उन्हीं चीजों को अभी हम पढ़ सकते हैं, बाकी अलग से हम कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। ऐड कर भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसकी क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार हमें कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।